प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनके निवास क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति की एकता पुनः विघटित होने लगी। भारतीय राजनीति में पुनः एक बार अंधकार व्याप्त हो गया। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और उनमें पारस्परिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन छोटे छोटे राज्यों का पारस्परिक संघर्ष इस युग की राजनीतिक स्थिति की विशेषता कहा जा सकता है। इस युग में भारत में अनेक नए राजवंशों का अभ्युदय हुआ। पालों और प्रतिहारों ने शक्ति संपन्न होकर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। तत्पश्चात गढ़वाल वंश का अभ्युदय हुआ तथा शाकंभरी के आसपास चाहमान वंश का उदय हुआ। बुंदेलखंड में चंदेलों की राजनीतिक शक्ति का उत्थान हुआ। मालवा में प्रचारक शक्ति नष्ट होने पर उसका स्थान परमार शक्ति ने ले लिया। गुजरात में दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति चालुक्य, तदनंतर सोलंकी प्रभुत्व संपन्न हो गई। बंगाल में आसाम के राजा भास्कर वर्मन की मृत्यु के बाद संपूर्ण बंगाल में अराजकता फैल गई। इस अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ उठाते हुए पाल राजवंश ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा पाल राजवंश की शक्ति क्षीण होने पर बंगाल में सेन वंश का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार इस युग में भारत में जो नए राजवंशों का उदय हुआ वे राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। वस्तुतः भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, जो उस युग की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए थे। ये राजपूत राजवंश कई शताब्दियों तक भारत के राजनीतिक मंच पर छाए रहे। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि राजपूत कौन थे? ये आज भी विवादास्पद है। राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में ही मिलता है। राजपूत या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री वैनसांग ने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। श्री ओझा के कथन से इस शब्द की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है। वेद उपनिषदों में भी राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वहाँ से लगाकर 16वीं शताब्दी में चंद बरदाई लिखित रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा अथवा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आगमन से होने लगा। जैसा कि श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है, मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में इनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत या नरेश हो गए। मुसलमानों के समय में ही धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपूत या राजपूत शब्द काम में आने लगा। इस प्रकार मुसलमानों ने शनै शनै क्षत्रिय कुलों को पराजित कर उन्हें राज्यविहीन कर दिया। राजवंशी होने के कारण सत्ताहीन क्षत्रिय भी राजपूत कहलाते थे। उच्चारण की सुविधा के कारण मुसलमानों ने राजपूत करना आरंभ किया। तभी से राजपूत शब्द एक विशेष जाति के रूप में प्रयुक्त होने लगा। श्री ओझा ने भी इसी मत को स्वीकार करते हुए लिखा है, मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रमशः अस्त होते गए और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, अतः वे स्वतंत्र राजा न रहकर सामंत से बन गए। ऐसी दशा मुसलमानों के समय में राजवंशी होने के कारण उनके लिए राजपूत नाम का प्रयोग होने लगा। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल से मुसलमानों के आक्रमण तक राजपुत्र शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया जाता रहा। महाभारत में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया गया है। महाभारत के विराट पर्व में द्रौपदी को राजपुत्री कुलीन क्षत्रिणी के अर्थ में कहा गया है। अतः 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए किया जाता था। जैन और बौद्ध ग्रंथ भी 7वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि चाणक्य, कालिदास और बाण भट्ट के राजपुत्र मुसलमानों के समय अपने राज्य खोकर राजपूत बन गए। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इस संबंध में विद्वानों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं। इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी न किसी प्रकार अपना संबंध इन वंशों से स्थापित कर लिया है। प्रतिहा राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से हुई थी।
चालुक्यों को हारित ऋषि के कमंडल के जल से उत्पन्न बताया जाता है। हम्मीर महाकाव्य में चाहमानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इन उदाहरणों से तथा राजपूत शब्द की प्राचीनता से राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत यही स्पष्ट होता है कि राजपूत वैदिक आर्यों से संबंधित उच्च कुल के क्षत्रिय थे। राजपूत शब्द राजपूत का ही या राजपुत्र का ही विकृत रूप है, जिसका उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। क्षत्रियों ने वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। रामायण और महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण नियम निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से युद्धों में किया था। इस प्रकार श्री ओझा एवं श्री वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। यद्यपि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की अनुसूची को महत्व देना युक्ति संगत नहीं होगा, तथापि यह भी संभव नहीं है कि क्षत्रियों की प्राचीनता के प्रति आँख मूंद ली जाए। नंबर 2, अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रहस्यों में राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई है। उसने कहा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। जिन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ कुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जो क्रमशः परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाए। परंतु 4 में से ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो हट्टा कट्टा हथियार से सज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। इस योद्धा ने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। परवर्ती चारणों और भाटों ने क्षत्रियों की उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इसी कहानी को दोहराया है। इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आधुनिक काल में यह मानने को तैयार नहीं होता कि अग्नि से भी मनुष्य योद्धा उत्पन्न किए जा सकते हैं। श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि ऐसा पृथ्वीराज रहस्यों के रचयिता की दिमाग की उपज है। आधुनिक खोज के अनुसार अग्निवंशी कोई स्वतंत्र वंश नहीं माना जा सकता। अतः श्री गहलोत ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों ने तो पृथ्वीराज रहस्यों की आधुनिकता पर भी संदेह प्रकट किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे, उन्हें अग्नि यज्ञ द्वारा पवित्र कर वापस क्षत्रिय बनाया गया होगा, इसलिए वे लोग अग्निवंशी कहलाए। दूसरा मत यह भी है कि प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि लोगों की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रिय बनाया गया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को अग्निवंशी कहना आरंभ कर दिया। अग्निकुंड से संबंधित एक मत यह भी है कि विदेशी शक, हूण, यूची आदि जो स्थायी रूप से भारत में बस गए थे, उनकी यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रियों में मिला लिया गया होगा। क्योंकि विदेशी लड़ाकू जाति के थे, इसलिए इन्हें क्षत्रियों में ही मिलाया जा सकता था। एक आधुनिक विद्वान का मत है कि वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र हाथ में ले लिए, तब वे अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए। क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने की कोई नई बात नहीं थी। इन मतांतरों के बीच अग्निकुंड की सत्यता इतनी मात्र हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों को अथवा आदिवासी क्षत्रियों को, विदेशी क्षत्रियों को, शक, हूण, यूची आदि जातियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर क्षत्रिय बनाया होगा। पाश्चात्य विद्वान विलियम क्रूक ने लिखा है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। इस हवन कुंड के द्वारा क्षत्रियों को शुद्ध किया गया ताकि वे पुनः हिंदू जाति में प्रविष्ट हो सकें। इस आधार पर ही कुछ विदेशी विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजपूत विदेशी थे, जो अग्नि संस्कार द्वारा सुसंस्कृत कर जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय मान लिए गए। किंतु अग्निकुंड की इस कथा सर्वथा निर्मूल बात है, इसे आज के युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 4, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है। तदनंतर तो अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता दी। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे। उनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान थे। कुछ विद्वानों का मत है कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव इसलिए भी हुआ कि ब्राह्मण पहले राजा भी हुआ करते थे। रावण ब्राह्मण था तथा लंका में राज्य करता था। कहीं कहीं तो ब्राह्मण राजा से भी श्रेष्ठ होते थे। मिथिला का राजा जनक तथा अयोध्या का राजा दशरथ ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बात करते थे। कुछ प्राचीन साहित्यिक कृतियों में भी, विशेषकर पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मण की संतान बताया गया है।
आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है। श्री ओझा ने भी इस मत को स्वीकार किया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में स्वीकार किया कि गोहिलों नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान हैं, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर दर्शित शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। यहाँ तक अधिकांश राजपूत भी इस मत को स्वीकार नहीं करते। पांचवा, सूर्य एवं चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताना आरंभ किया तब क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी अर्थात भगवान राम के वंशज कहना आरंभ कर दिया और चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए स्वीकार कर लिया। कुछ शिलालेख ऐसे भी मिले हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी कहा गया है। इस संबंध में चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का शिलालेख तथा अंकलेश्वर में 1285 का शिलालेख विशेष उल्लेख्य हैं। इसके अतिरिक्त तेजपाल मंदिर से 1230 ईस्वी में प्राप्त शिलालेख में राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी कहा गया है। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इस प्रकार ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है। वेदव्यास ने भी सूर्यपुत्र व्यवस्थित मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं के नामों का उल्लेख किया है। पुराणों के आधार पर और विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज राजपूत थे। स्वयं राजपूत इस कथन को सहज स्वीकार करते हैं। संभवतः इसी आधार श्री गहलोत ने भी लिखा है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, उग्र, क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य एवं चंद्रवंशी स्त्रियों की ही संतान हैं। ये न तो विदेशी हैं न विधर्मियों यानी अनार्यों के वंशज हैं, जैसा कि कुछ यूरोपीय लेखों ने अनुमान किया है। डॉक्टर दर्शित शर्मा ने भी लिखा है कि अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत चारण भाटों की मानसिक कल्पना थी। इसका आधार एकमात्र अपने संरक्षकों के लिए उच्च कुल की तलाश करना था। राजपूत सूर्यवंशी व चंद्रवंशी थे, किंतु आज के वैदिक युग में इस कथन में कितना बल है इसका अनुमान तो स्वयं इतिहास के विद्यार्थी लगा सकते हैं। अगला मत राजपूतों को विदेशियों की संतान मानने का है। भारत की अधिकांश जातियाँ विदेशों से यहाँ आई थी, फिर यहीं पर अपना स्थायी निवास बनाकर भारतीय धर्म संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। इसी आधार पर कुछ भारतीय और कुछ विदेशी विद्वानों ने राजपूतों को भी विदेशी मान लिया है। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल सेंट टॉड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। टॉड अपने इस कथन की पुष्टि में तर्क देते हैं कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वह बेबीलोनियन हो या यूनान का या भारत का या मूसा का, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ था। और प्रथम पुरुष को किसी ने सुमेरु कहा है, किसी ने बेकस और किसी ने मनु कहा है। इन्हीं बातों के आधार पर टॉड का कहना है, इन बातों से सिद्ध होता है कि विश्व के सभी मनुष्यों का मूल स्थान एक ही था और वहीं से ये लोग पूर्व की तरफ आए। टॉड महोदय आगे लिखते हैं कि यूनानी, शक, हूण, यूची यानी कुषाण सभी विदेशी जातियाँ मध्य एशिया से आई थी, इसलिए राजपूत मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति है। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी प्रवेश करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जाति 6ठी शताब्दी के लोग भारत में प्रवेश हुई थी। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर जाति व्यवस्था के अंतर्गत दे लिया गया, क्योंकि वे शासन करते थे और यही काम क्षत्रियों का भी था। अतः उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। टाड महोदय ने राजपूतों को शक एवं सीथन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग, अंधविश्वास, भाटों की प्रथा, समाज में स्त्रियों का स्थान आदि रीति रिवाज शक, सीथन लोगों में भी पाए जाते थे। अतः दोनों जातियाँ एक ही हैं। टॉड का कथन है कि राजपूत अपने देवताओं को रक्त तथा सुरा अर्पित करते थे, सब खून बहाने में ही प्रसन्नता अनुभव करते थे। इन बातों से मालूम होता है कि राजपूत आर्य हिंदुओं की संतान कभी नहीं हो सकते, जो शांति में रहना अधिक पसंद करते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ ने भी लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में एकाएक प्रकट हुई थी। इस आधार पर स्मिथ महोदय ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। उनका कहना है कि विदेशी गुर्जरों ने गुजरात को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर ही गुजरात रख दिया। इसी प्रकार हूणों ने भी भारतीय परंपराओं को अपनाकर राजस्थान को अपना घर बना लिया। आज गुर्जर राज्य तो नहीं है, पर गुर्जर जाति शेष अवश्य रह गई है। इसी प्रकार हूणों ने भी अपना राज्य समाप्त होने पर राजपूत नाम धारण कर लिया। इन्हीं बातों के आधार पर स्मिथ महोदय ने निष्कर्ष निकाला, हूण जाति ही विशेषकर राजपूता ने पंजाब में स्थायी रूप से आबाद हुई, जिनमें अधिकांश गुर्जर थे और गुर्जर कहलाए। प्रसिद्ध विद्वान विलियम क्रुक का कथन है कि राजपूतों के कई वंशजों का उद्भव शक या कुषाण आक्रमण के समय हुआ था। गुर्जरों जो कुषाण जाति से संबंधित थे, बाद में
जब विदेशियों ने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया, स्वभावतः उन्हें वीरों की वंश परंपरा से संबंधित करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर भंडारकर ने भी चारों अग्निकुलों को गुर्जर सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने मत के समर्थन में कहा है कि राजौज में पाए गए एक अभिलेख में आधुनिक जयपुर के दक्षिण पूर्व में शासन करने वाले प्रतिहारों की एक गौण शाखा ने अपने को गुर्जर कहा है। कन्नौज के प्रतिहारों को राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेखों, अरबों ने अपने यात्रा विवरणों में गुर्जर बताया है। चालुक्यों ने जब गुजरात को अधिकृत किया उस समय से उसका नाम गुजरात पड़ा। इससे पूर्व लाट कहलाता था। यदि चालुक्य गुर्जर नहीं थे तो यह गुजरात नाम कैसे पड़ा? डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क भी दिए तथा कहा कि गुर्जर 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए थे। राजपूत गुर्जर थे और क्योंकि गुर्जर विदेशी थे, यदि चालुक्य गुर्जर नहीं थे तो गुजरात नाम कैसे पड़ा? डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क भी दिए तथा कहा है कि ये गुर्जर 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए थे। राजपूत गुर्जर थे और चूंकि गुर्जर विदेशी थे अतः राजपूत जाति भी विदेशी जाति के वंशज है। यह हटा इतना। राजपूतों की एक शाखा हुण भी कहलाती है। उपरोक्त मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वह अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था। जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है, अस्त्र व शस्त्र पूजा भारत में क्षत्रियों द्वारा हमेशा की जाती थी। टॉड का यह कथन कि आर्य शांति में रहना अधिक पसंद करते थे सत्य है, किंतु आर्य शांति के इच्छुक होते हुए भी क्षत्रिय युद्ध को ही अपना धर्म समझते थे और मरने मारने को सदा तत्पर रहते थे। श्री वैद्य महोदय ने डॉक्टर भंडारकर के कथन का खंडन करते हुए आर्यों की संतान बताया है। उनका कहना है कि कन्नौज के प्रतिहारों ने स्वयं को कभी गुर्जर नहीं कहा। वत्सराज नागभट्ट जैसे उनके नाम आर्य नाम हैं और उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को सूर्यवंशी कहा है। राजशेखर ने जो उनके समकालीन थे उन्हें रघुकुल तिलक बताया है। किसी जाति को गुर्जर कह देने से प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह जाति गुर्जर जाति की ही थी। उदाहरणार्थ मुसलमान आक्रमणकारियों को यवन कहा गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मुसलमान नस्ल में यूनानी थे। लाट का नाम गुजरात से नहीं पड़ा कि वहाँ पर चालुक्यों का शासन स्थापित हो गया, वरन ऐसा प्रतीत होता है कि नाम गुजराती भाषा के आधार पर ही पड़ा होगा। अतः श्री वैद्य महोदय निष्कर्षतः प्रमाणित करते हैं कि राजपूत विदेशी जाति के नहीं हैं, बल्कि भारतीय आर्यों के ही वंशज हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत सर्वसम्मत नहीं है। श्री वैद्य महोदय अग्निकुंड की कथा को कल्पना मात्र मानते हैं। मनुस्मृतियों में राजा को प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय माना गया है। इस आधार पर राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रिय थे। प्राचीन आर्यों में पांडु की दूसरी रानी माद्री सती हुई थी। राम एवं युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इस आधार पर श्री ओझा ने राजपूतों को आर्य क्षत्रियों की संतान माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताते हुए उन्हें आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। डॉक्टर जीएन शर्मा भी इस मत को स्वीकार करते हैं। श्री गहलोत ने भी उन्हें मूलतः भारतीय स्वीकार करते हुए लिखा है कि विंसेंट स्मिथ आदि का राजपूत जाति की उत्पत्ति को 8वीं शताब्दी करीब मानना इस कारण से असत्य प्रतीत होता है कि उससे पहले ईसा की 7वीं शताब्दी में ही राजपूताने के कई प्रदेशों में गोहिल, चावड़ा, यादव आदि राजवंशों के राज्य थे। जैसे विक्रमी संवत 625 के आसपास में गोहिलों को और विक्रमी संवत 685 में भीनमाल में चावड़ा क्षत्रियों का राज्य पाया जाता है। इन तर्कों के आधार पर राजपूतों को विदेशी की संतान स्वीकार करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। यह निर्विवाद है कि राजपूतों के कुछ प्रचलित रिवाज विदेशियों से मिलते हैं तथा उनकी शारीरिक बनत में भी साम्य है, किंतु ये सभी साक्ष्य उन्हें विदेशी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुदीर्घ काल से एक साथ रहने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की समानता आ जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त राजपूतों ने वैदिक सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए अपूर्व वीरता प्रदर्शित की थी। विदेशी जातियों की संतानें कभी भी वैदिक सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा सकती थीं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है।
जो भी विदेशी जातियाँ भारत आई सही रूप से ही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें आत्मसात कर लिया। किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अमुक राजपूत किसकी संतान है। डॉक्टर कानून गो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपकी द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास की प्रथम इकाई समाप्त होती है।